नमस्कार, देश के नंबर 1 बुलेटिन टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 8 दिन 8 पहर जारी है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक दूसरे पर बारूदी कहर। लाशों के ढेर पर रोने वाला कोई नहीं। महाविनाश आखिर कब तक रहेगा नॉन स्टॉप? जंग से जुड़ी हर खबर आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 8वें दिन खौफनाक युद्ध जारी है। युद्ध का ताज़ा वीडियो सामने आया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर जमकर बम बरसाए। अजरबैजान पर M130, 122 mm होवित्जर से हमले किए गए। इसमें कई बंकर और तोप तबाह कर दिए गए। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर कहर ढाया है। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें सैनिकों की लाशें पड़ी हैं। बताया गया है कि आर्टिलरी स्ट्राइक में अजरबैजान के काफी सैनिक मारे गए हैं। जंग के दौरान अजरबैजान के सैनिकों की क्रूरता भी सामने आ रही है। अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया की सेना की एक गाड़ी को पकड़ लिया। अजरबैजान के सैनिकों ने हमले में घायल आर्मेनिया के सैनिकों को चेन से बांध दिया ताकि वो भाग ना पाएं। जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान को भारी नुकसान हुआ है। लड़ाई में आर्मेनिया के 390 टैंक, 280 आर्म्ड व्हीकल, 25 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। वहीं अजरबैजान के 140 UAV, 230 बख्तरबंद गाड़ियां और 14 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। आर्मेनिया के ठिकानों पर अजरबैजान ने रॉकेट से भीषण हमला बोला। अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया की फौज को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक रॉकेट अटैक किया। रात के अंधेरे में हुए इस हमले से आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी सेना ने अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाया। वीडियो में अजरबैजान की सेना के जलते टैंक दिख रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि उसके हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान के खिलाफ जंग में आर्मेनिया पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मिसाइल यूनिट ने अजरबैजान के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आर्मेनिया का कहना है कि हमले की तैयारी कर रहे अजरबैजान के सैनिकों की एक पूरी यूनिट को तबाह कर दिया गया। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि अजरबैजान की सेना नागोर्नो और काराबाख में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। आर्मेनिया का आरोप है कि भारी हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अजरबैजान के इस हमले में रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया के साथ जंग के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव ने दावा किया कि उनकी सेना ने मदागीज जीत लिया है। मदागीज काराबाख का एक इलाका है। अजरबैजान ने कहा कि जब तक आर्मेनिया पीछे नहीं हटता तब तक जंग जारी रहेगी। बड़ा सवाल, क्या सीरिया की सलाह को मानेगा अजरबैजान? जलते अंगारे में पाकिस्तान ने कहां पर डाला है हाथ? वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस पूरी तरह आर्मेनिया के साथ खड़ा है। रूस ने ईरान के एयर स्पेस के जरिए आर्मेनिया को हथियार की खेप पहुंचाई है। रूस पहले दिन से कहता आया है कि अजरबैजान को आर्मेनिया से वापस लौटना चाहिए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आर्मेनियाई PM की फोन पर बात हुई थी। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों की बदौलत अजरबैजान ने नागोर्नो और काराबाख के कई इलाकों में निर्णायक बढ़त बनाई है। तुर्की जंग में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशीनियन ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान के सैनिक नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए नहीं, आर्मेनिया को तबाह करने के लिए जंग लड़ने आए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना अजरबैजान और तुर्की के हमलावरों का जोरदार मुकाबला करेगी। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहा है। आरोप लगा है कि पाकिस्तान की फौज भी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को गलत बताया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी फौज जंग में शामिल नहीं है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जंग खत्म करने की अपील की है। सीरिया ने अजरबैजान को तुर्की के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी। सीरिया ने कहा कि तुर्की इस इलाके में अशांति फैला रहा है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की नसीहत दी। अमेरिका और रूस समेत तमाम देशों ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लड़ाई रोकने और शांति की अपील की है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल से विवादित इलाके को लेकर कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक विवाद का कोई हल नहीं निकला। आर्मेनिया में तबाही मचाने वाले हारूब ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में है। अब भारत इन किलर ड्रोन्स को इजराइल से खरीदेगा। रेकी के बाद हारूब ड्रोन टारगेट पर जबरदस्त हमला करता है। यानी चीन पाकिस्तान ने LEC से लेकर LOC तक कोई भी हिमाकत की तो इजरायली ड्रोन कहर बनकर टूट पड़ेगा। यमन में हूती विद्रोहियों और सेना में भीषण झड़प से 23 लोगों की मौत हो गई और होदे-इदा में पिछले 3 दिनों से दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। मारिब और होदे-इदा पर कब्जे के लिए ये जंग जारी है। पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार में हुए आत्मघाती बम हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। गनीखेल जिले में हुए धमाके में 38 लोग घायल हो गए। यह आत्मघाती हमला एक मस्जिद के पास हुआ जब स्थानीय लोग दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे।
चीन ने फेंका बांग्लादेश पर सड़कों वाला जाल और कहां पर खड़ा है ड्रैगन को टक्कर देने वाला महाबली T20। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। चीन बांग्लादेश को रिझाने की कोशिश में जुटा है। जिनपिंग ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हामिद से दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते को पूरे होने की दुहाई दी। जिनपिंग ने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का भी भरोसा दिया है। चीन की हिमाकतों का करारा जवाब देने के लिए हिंद महासागर में भारत बांग्लादेश की नौसेना की ड्रिल आज दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन भारत ने पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत, किल्टन और खुकरी मिसाइल और बांग्लादेश ने अबू बकर और प्रोते मिसाइलें तैनात की थीं। चीन का फाइटर प्लेन एक बार फिर ताइवान में घुसा। ASW जेट की घुसपैठ को ताइवान ने करारा जवाब दिया। जेट को ताइवान सैनिकों ने खदेड़ा, जिसके बाद चीनी जेट भाग खड़ा हुआ। चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने PLA के जवानों का एक और वीडियो जारी किया है। बताया गया है कि गलवान में चीनी सैनिक भारतीय सेना की पीठ में खंजर घोंपने के मकसद से आगे बढ़े थे। PLA कायरो को भारतीय जवानों के हाथों पिटने के बाद पीछे हटना पड़ा था। अटल टनल की शानदार शुरुआत के बाद चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में भी सड़कों और टनल के नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के इरादे से भारत ने इस पर काम शुरू कर दिया है। LAC पर तनातनी के बीच भारत चीन को जबरदस्त टक्कर देने के लिए तैयार है। चीन के मुकाबले के लिए भारत ने T-90 टैंकों को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में तैनात कर दिया है। LAC से सटे चूमार और देमचौक इलाकों में भी टैंकों की तैनाती की गई है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा ने अपना एक वॉरशिप साउथ चाइना सी में भेजा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के युद्धपोत ने हाल ही में साउथ चाइना सी में उत्तरी दिशा में जाने के लिए ताइवान की खाड़ी का इस्तेमाल किया। इस दौरान ताइवान की नेवी ने उसको हवाई सुरक्षा दी। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने को लेकर पाकिस्तानी साजिश का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बुज़दिल बाजवा और कठपुतली सुल्तान इमरान खान पर 1948 के समझौते का सरासर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत घोषित करने का इमरान खान का प्लान फेल होता दिख रहा है। विपक्ष के विरोध और नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं होने के कारण इमरान सरकार के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत में बदलना मुश्किल दिख रहा है। कहां पर डिफेंस एरिया की तस्वीर को खींचते हुए गिरफ्तार हुआ एक संदिग्ध? प्रयागराज में क्यों आमने सामने आए बीजेपी और समाजवादी, और फिर SIT क्यों पहुंची? हाथरस देश के इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली इलाके से बिहार के रहने वाले संजीव कुमार नाम के शख्स को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर डिफेंस एरिया की तस्वीरें खींचने का आरोप है। संजीव डिफेंस एरिया की कैंटीन में काम करता था। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले की जांच में फंसे नामचीन लोगों के नाम आने के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने एक वीडियो साझा किया है। अक्षय ने कहा कि इस मामले ने हमें खुद के गिरबान में झांकने को मजबूर किया है। इंडस्ट्री में खामियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें हर इंसान शामिल होता हो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर हाथरस मामले को लेकर प्रदर्शन पर उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के साथ अभद्रता की एक तस्वीर जारी की है। उन्होंने लिखा कि क्या योगी जी के राज में महिला पुलिस नहीं है? हाथरस कांड की CBI जांच की सिफारिश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की न्यायिक जांच चाहता है। परिवार पूछ रहा है कि हमारी बेटी को बिना हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया। इसका जवाब यूपी सरकार को देना पड़ेगा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सड़क पर बैठे SP कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे मारे। धरने से हटने को कार्यकर्ता तैयार नहीं थे। बाद में पुलिस ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद हटाया। हाथरस कांड पर बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने शर्मनाक बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रेप की वारदातों को तलवार और सरकार नहीं रोक सकती। इसको रोकने के लिए बच्चियों को अच्छे संस्कार देने होंगे। सरकार और संस्कार मिलकर ही ऐसी वारदातों को रोक सकते हैं और देश को अच्छा बना सकते हैं। यूपी सरकार ने हाथरस कांड की जांच CBI से कराने का ऐलान किया है। CM योगी ने CBI जांच की सिफारिश करते हुए कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की जांच CBI से कराने की सिफारिश करता हूं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हाथरस मामले में आज सुबह SIT एक बार फिर पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करने पहुंची। कल रात भी टीम आई थी, लेकिन पीड़िता के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से बात नहीं कर पाई थी। शाहजहांपुर में आपसी विवाद में गोली चलाई गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। गिरगिचा गांव के इस मामले की जांच में निगोही थाने की पुलिस जुटी है। दिल्ली NCR को महंगाई से राहत और बिहार में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब करेगी बीजेपी? राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए।
दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम घट गए हैं। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपए 53 पैसे प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 70 पैसे प्रति किलो कम हुए हैं। सीएनजी के घटे हुए दाम आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए। बिहार चुनाव के लिए आज एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकती है। खबर है कि जेडीयू के 122 और बीजेपी के 121 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। अगर एलजेपी एनडीए में रहने का फैसला लेती है तो उसे भाजपा अपने खाते से सीटें देंगी। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर आरजेडी, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4, सीपीआई को 6 और सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी गई हैं। आरजेडी अपने खाते से जेएमएम और वीआईपी को सीटें देगी। कर्नाटक की संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद सीएम येदियुरप्पा को अपना त्यागपत्र सौंपा। रवि कल दिल्ली पहुंचेंगे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। पानी के तेज बहाव में 4 लोग नहर के पानी में बह गए। एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। रात होने की वजह से पुलिस को खोजबीन में दिक्कत आई। 3 लोगों का अब तक पता नहीं चला है। महाराष्ट्र में भिवंडी के दापोड़ा इलाके के पारसनाथ कंपाउंड में प्लास्टिक की गोदाम में आग लग गई। भीषण आग ने गोदाम के आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी में हाथरस जैसा मामला ही कानपुर देहात से भी सामने आया है, जहां 8 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव और कपड़े खेत से बरामद हुए। गांव के ही 5 लोगों पर बेटी को अगवा कर रेप करने का आरोप है। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में इस साल जुलाई में सेना द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए राजौरी के 3 लोगों के शव कब्रों से निकालकर उनके परिवार को सौंप दिए गए। 18 जुलाई को सेना ने दावा किया था कि शोपिया के अमीशपुरा गांव में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। महाराष्ट्र में गुटखा माफिया के खिलाफ बनाए गए एफडीए की कार्रवाई तेज हो गई है। एफडीए ने ठाणे में 5 ट्रक गुटखा जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गुटखे की कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,